नमस्कार, आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम याद करो कुर्बानी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। गुलाम भारत की कई दास्तान है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। अंग्रेजों के अत्याचार और नरसंहार की कहानी बयां करता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन, जो इस दास्तान की यादें ताजा कर देता है। इस दिन की बरसी पर शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रही हैं। गुलाम भारत की कई दास्तान हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तान है जिनमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की कहानी बयां होती है। हर साल यह दिन जब भी आता है उस नरसंहार की यादें ताजा हो जाती है। अमर बलिदान की गाथा को याद कर हमारी आंखों में आंसू निकल आते हैं। शहादत का यह दिन है जलियांवाला बाग का हत्याकांड के नाम से, और इसकी बरसी पर देश शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। गुलाम भारत की दास्तान है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस दिन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई और उनको मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड और नरसंहार की याद में हर साल उनकी बरसी पर शहीदों को याद किया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारी खास प्रस्तुति याद करो कुर्बानी। आंधी थी वो जुल्म की, बुझते रहे चिराग। बैसाखी को याद है 13 अप्रैल का जलियांवाला बाग। यहाँ के शहीदों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है, जिसमें खून की नदियां बह गईं, कुआं भारतीयों की लाश से पट गया और मौत का वह मंजर हर किसी की रूह को चोटिल कर गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर इस दिन का इतिहास जानना जरूरी है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थीं। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रोलेट एक्ट और सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ सभा बुलाई गई थी। हालांकि शहर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन कर्फ्यू में ही हजारों लोग सभा में शामिल हुए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी पर अपने परिवार के साथ वहां लगे मेले को देखने पहुंचे थे, लेकिन इस हत्याकांड में कई परिवार खत्म हो गए। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतनी भीड़ देखी तो वह भौंकला गई। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की ताक में तो नहीं। ऐसी नौबत आने से पहले ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों की आवाज कुचलना चाहती थी, और उस दिन ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई और अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर वहां पहुंचे। इस दौरान वहां 5000 लोग मौजूद रहे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया और लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार के 10 मिनट बड़े खौफनाक रहे। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान यहाँ मौजूद हर कोई मैदान से बाहर नहीं निकल सका और सभी लाशों की ढेर में बदल गए, क्योंकि जलियांवाला बाग के चारों तरफ मकान थे। बाहर निकलने के लिए बस एक सकरा सा रास्ता था और भागने का कोई रास्ता नहीं होने से सभी वहीं फंस गए। इस नरसंहार में अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग शहीद होने वालों का सही आंकड़ा पता नहीं चल सका, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की लिस्ट है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया गया। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और लगभग 2000 से अधिक भारतीय घायल हुए थे।
जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश से हुई गोलीबारी के बाद देश में उनके विरोध की आग और भड़क उठी। इस घटना ने तो आग में घी डालने का काम किया और फिर चारों ओर ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने पर रणनीति बनने लगी। परिणाम यह रहा कि जलियांवाला हत्याकांड के दोषी डायर को उधम सिंह ने जान से मार दिया और फिर आजादी के मतवालों ने बढ़ चढ़कर आजादी की अलग जगाने में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज, जयपुर। जलियांवाला बाग नरसंहार को हर साल याद करके शहीदों को याद किया जाता है, लेकिन इससे 6 साल पहले हुए भील आदिवासियों के कत्लेआम का जिक्र इतिहास की किताबों में कहीं नहीं मिलता है और ना ही नेताओं के भाषणों में। 1913 के दिन राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसे बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में अंग्रेजों ने हैवानियत की हदें पार कर दी और अंग्रेजों ने लगभग 1500 भील आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं मानगढ़ धाम का महत्व। गोविंद की अगुवाई में मानगढ़ धाम पर हजारों भील एकजुट हुए, लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी कि भील रजवाड़ों की रियासतों पर कब्जा करने के लिए जमा हुए हैं। इसके बाद ही आदिवासी मानगढ़ धाम को यहाँ का जलियांवाला कहते हैं, क्योंकि मानगढ़ धाम ही वह जगह है जहाँ राजस्थान में नरसंहार, हत्याकांड और त्रासदी हुई। 17 नवंबर 1913 का यह दिन इतिहास बन गया। इसमें ब्रिटिश भारतीय सेना ने पहाड़ी पर आंदोलित करीब 1.5 लाख भीलों पर गोलियां बरसाई। इस त्रासदी में 1500 से अधिक निहत्थे भील आदिवासी मारे गए। इससे पहले अंग्रेजों ने भीलों को 15 नवंबर 1913 से पहले पहाड़ी छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन 33 मांगों को लेकर लामबंद भीलों ने पहाड़ी नहीं छोड़ी, क्योंकि भीलों ने ब्रिटिश शासन से आजादी की घोषणा का संकल्प लिया था और ऐसा करके भीलों ने अंग्रेजों के प्रयास को विफल कर दिया। इससे पहले भीलों ने 1910 तक अंग्रेजों के सामने 33 मांगों का चार्टर रखा। इसमें जबरन काम कराने और लगाए गए उच्च कर से परेशान करने का जिक्र था। इसके साथ ही अंग्रेजों और रियासतों के शासकों ने उनके गुरु गोविंद को प्रताड़ित किया था और भील अनुयायी अपने गुरु के पीड़न करने से भी परेशान थे। यहाँ यह भी बता दें कि अंग्रेजों ने भील मजदूरों को बंधक बनाया था, इससे उनकी हालत खराब हो गई। इससे पहले दक्कन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1899-1900 में आए भीषण अकाल ने भीलों की स्थिति खराब कर दी और 20वीं शताब्दी के अंत तक और अधिक खराब हो गई। गुरु गोविंद गिरी भील और गरासिया आदिवासी समुदाय के महान नेतृत्वकर्ता थे। गुरु एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हजारों आदिवासियों को अपने दम पर एकजुट किया। गुरु गोविंद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेता बनने से पहले भारत के पुनर्जागरण आंदोलन में खास भूमिका निभाई। यही नहीं, 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को काफी प्रभावित किया। उस दौरान उत्तर भारत में उस आंदोलन के एक केंद्रीय व्यक्ति रहे। गुरु गोविंद ने स्वामी जी के साथ मिलकर आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। 1903 में गुरु गोविंद ने शराब ना पीने का संकल्प लिया और अपना ध्यान सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में लगाया। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, बाल श्रम को खत्म करने, बालिका शिक्षा और जनजातियों के आपसी विवादों को कोर्ट की जगह उसे चर्चा करके हल करने पर केंद्रित किया। भीलों के भगत आंदोलन में लामबंद होने के बाद अंग्रेजों ने एक बड़े खतरे का आभास हुआ
और उन्होंने भीलों को अलग अलग करने की रणनीति बनानी शुरू की और इसके नतीजे में ही मानगढ़ की पहाड़ी को जलियांवाला बाग बनाकर निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मानगढ़ की भयानक त्रासदी का परिणाम भी भयावह हुआ। गोविंद गुरु को मृत्युदंड मिला, लेकिन आदिवासी भीलों का आंदोलन हिंसक होने के डर से अंग्रेजों ने गोविंद गुरु की फांसी टाल दी और गोविंद गुरु को एक निर्जन द्वीप पर ले गए और फांसी को 20 वर्ष की कैद की सजा में बदल दिया। जब गुरु जेल से रिहा हुए तो तत्कालिक रियासतें उनके निर्वासन के लिए एकजुट हो गई। गोविंद गुरु ने अपने अंतिम वर्ष गुजरात के कंबोई में गुजारे। यहीं पर 30 अक्टूबर 1931 को भीलों के गुरु गोविंद का निधन हो गया। A1 न्यूज के लिए जयपुर से कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ प्रोड्यूसर राजेंद्र रावत के साथ दिनेश सविता की खास रिपोर्ट। मानगढ़ धाम नरसंहार को 100 साल से ज्यादा बीत गई है, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी भी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा मिलने का इंतजार है। जब A1 न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सभी ने नम आंखों से उस मंजर का जिक्र किया। एक स्वर में सवाल किया कि इस धाम को अपनी पहचान आखिर कब मिलेगी। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता किशन सेन की खास रिपोर्ट। मानगढ़ के शहीदों को करे याद। 100 साल बीते फिर भी नहीं मिला सम्मान। राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा मिलेगा कब? इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा धाम। आदिवासी बोले हमने अपने पूर्वजों को खोया, कभी नहीं भूले 1913 का वो काला दिन। आज भी खून के आंसू रोने को है मजबूर। ग्राउंड जीरो पर पहुंची A1 न्यूज की टीम। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर बांसवाड़ा जिले का यह है एक ऐतिहासिक ऊंची पहाड़ी। यह पहाड़ी 17 नवंबर 1913 में ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म की गवाह है, साथ ही गवाह है आदिवासियों पर हुए खूनी नरसंहार की। जब अंग्रेजों से लोहा लेते हुए करीब 1500 आदिवासी ब्रिटिश हुकूमत की चलाई गोलियों से शहीद हो गए। समय का पहिया चलते चलते नरसंहार की कहानी को 100 साल हो गए हैं। आज भी आदिवासी इस कत्लेआम को याद करते हैं तो उनकी रूह डर से कांप जाती है और अपनों को खोने के गम में आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन 1913 का वह मंजर और मानगढ़ धाम से निकलती चीखें यही बयां करती हैं कि मानगढ़ धाम को कब अपनी असली पहचान मिलेगी, कब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में यहाँ का बलिदान लिखा जाएगा। नहीं मानू रे नहीं मानो मानगढ़ धाम पर सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सभा की थी। तब स्थानीय कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया भी मौजूद रहे। सभा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा देने की मांग हुई और मंच से ही दिल्ली में पड़े पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश की गई। लेकिन काल चक्र चलता रहा और दिल्ली में पड़े इस धाम के पन्नों पर धूल की परतें बढ़ती रहीं। यही मानगढ़ धाम पर सियासत हुई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आए, तब मंच पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वागड़, मेवाड़ के मानगढ़ धाम को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने की मांग रखी। उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करने की मांग दोहराई भी, लेकिन यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से जो आस थी वह अधूरी ही रही। केवल मोदी ने राज्यों को कहा कि मानगढ़ धाम पर प्लान बनाएं, हम मदद करेंगे। मानगढ़ धाम के महंत रामचंद्र गिरी ने कहा कि मोदी ने मंच पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मानगढ़ धाम के विकास को लेकर प्रोविजन मांगे। इससे आदिवासी नाराज नहीं हो, लेकिन जिस मंशा से आदिवासी एकजुट हुए वह सपना साकार नहीं हुआ। मानगढ़ धाम पर सरकार ने घोषणा तो की, लेकिन किया नहीं। यदि सरकार की मेहरबानी कृपा से यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो जाता है। आस्था का केंद्र हमारा आदिवासियों का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। 1507 सहित आदिवासी मरे।
यहाँ के भील आदिवासी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। उनको गम है कि जलियांवाला बाग में कम लोग शहीद हुए, फिर भी उसे शहीद स्मारक का दर्जा मिला, जबकि हमारे मानगढ़ धाम पर हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। हमारे 1500 आदिवासी शहीद हुए। उस दिन को जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। क्यों सरकार अब आदिवासियों के इस बलिदान को भुलाने में जुटी है? यदि केंद्र सरकार इस धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करती है तो राजस्थान ही नहीं, इससे जुड़े राज्यों के आदिवासियों को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और तब हमारे पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान हमारे संवाददाता किशन सेन मानगढ़ धाम पहुंचे और यहाँ के आदिवासियों से उनका दर्द जाना। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर ये वही मानगढ़ धाम है। इसी मानगढ़ धाम के इसी जगह पर यहाँ पर ब्रिटिश शासन से कहा जा सकता है कि बगावत के अंदर में आदिवासियों ने करीब 1507 लोगों ने यहाँ पर अपनी शहादत दी थी। लेकिन उस मंजर को करीब 100 साल से ज्यादा बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मानगढ़ धाम को लंबे समय से यहाँ पर आदिवासियों के अंदर में मांग है कि इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा दिया जाए। लेकिन 100 साल बीत जाने के बावजूद भी इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा नहीं मिला है। हमारे साथ के अंदर में स्थानीय लोग हैं। सर, ये मानगढ़ धाम है जी, क्या आप लोगों की मांग है? हमारे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए मानगढ़ धाम को। मानगढ़ धाम पर 1507 लोग शहीद हुए अंग्रेजों के शासन में। यहाँ गोविंद गुरु के अध्यक्षता में ब्रिटिश शासन के लोगों द्वारा गोलियां चलाई, हमारे आदिवासी लोग 1507 लोग मर गए। जहाँ की जलियांवाला हत्याकांड को राष्ट्रीय स्मारक बना रहे तो मानगढ़ धाम को क्यों नहीं राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के आदिवासी आज भी शहीदों की समाधि स्थल पर धूनी वंदना करने के लिए जुटते हैं। मानगढ़ धाम का बहुत अधिक विकास भी हुआ है। अब जरूरत है कि बिना समय गंवाए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। इससे इस धाम को बड़ी संख्या में पर्यटक देखने को मिलेंगे और तब आदिवासियों के बलिदान को देश दुनिया समझेगी और जानेगी। तब असल में भील आदिवासियों की शहादत पर श्रद्धा सुमन अर्पित होंगे। 2 साल बीत जाने के बाद भी कुछ तो विकास हुआ है, उसकी तस्वीर भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यही वो दृश्य है यहाँ पर जब ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा यहाँ आदिवासियों को कैसे गोलियों से यहाँ पर भुना जा रहा है, ये वो तस्वीर है अपने आप के अंदर में बयां कर रही है। करीब 100 साल इस मंजर को बीत चुके हैं। इस मंजर को जब भी याद करते हैं तो आंखों के अंदर में आंसू आ जाते हैं। लेकिन सरकारें आज दिन तक है इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा नहीं दे पाई है। विकास की जो दृष्टि है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन अगर मानगढ़ धाम यहाँ पर इसको राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा मिलता है तो यहाँ पर लाखों पर्यटक यहाँ पर आएंगे। इस जो ट्रैवल जो क्षेत्र है इसका जो मानगढ़ धाम है इसके इतिहास को जानेंगे, ताकि देश विदेश के अंदर में इस आदिवासियों के इस बलिदान को जानेंगे और इस क्षेत्र के विकास को देखने के लिए दूर दराज से लोग आएंगे और इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। कैमरा पर्सन के साथ किशन सेन, एवन न्यूज, बांसवाड़ा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का और आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर का स्मारक घोषित करने की कड़ी में क्या कुछ हुआ अभी तक और क्यों हो रही है देरी। Excellent infrastructure and more than one job offer on average per student. University of Engineering and Management, Kolkata and Jaipur. मानगढ़ धाम के इतिहास और उसके महत्व को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी काफी गंभीर है और इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को 2 बार पत्र लिखकर इसे राष्ट्रीय धरोहर का स्मारक घोषित करने की अपील भी की। खुद गहलोत कह चुके हैं कि आदिवासी समाज को उनका हक मिलना जरूरी है, इसलिए केंद्र सरकार मानगढ़ धाम को जल्द ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे। मानगढ़ धाम पर मुख्यमंत्री गहलोत ने किए प्रयास। गोविंद गुरु के नाम से आदिवासी विश्वविद्यालय किया शुरू। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की केंद्र से मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखे 2 बार पत्र। कहा जल्द होगा आदिवासी समाज का सपना साकार। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरोही क्षेत्र के गुजरात राजस्थान के सरहदी इलाके में दौरा किया था, लेकिन वह वहां पर भाषण नहीं दे सके। तब मोदी ने दोबारा जल्द ही राजस्थान आने का वादा किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है
उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी मानगढ़ आए। इस दौरान पड़ोसी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बुलाए गए। इसका सियासी मकसद राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भांप लिया। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी लंबे अरसे से विशेष गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से ही मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर जोर दिया कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो मानगढ़ धाम। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आपने अभी 4-5 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। आपने राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्वयं ने बात करी है, आपने स्वयं ने बात करी है। इसके मायने होते हैं, इसका मतलब है आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात रही है कि मैं 1 तारीख को जाऊंगा मानगढ़ धाम, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जाऊँ। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। गहलोत ने बताया कि इस बारे में उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार पत्र लिखे गए हैं। इसमें मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल 2008 से 13 में बांसवाड़ा में गोविंद गुरु के नाम से आदिवासी विश्वविद्यालय भी शुरू किया। गहलोत ने कहा कि कुछ दिनों पहले आपने मानगढ़ को लेकर अलग अलग प्रदेशों में जानकारी ली है। इसके कई मायने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मानगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि केंद्र की मोदी सरकार राजस्थान की गहलोत सरकार की इस मांग को कब स्वीकार करती है और आदिवासियों के हित में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर भील समाज का सपना साकार करती है। क्योंकि मानगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं आकर मिलती हैं। इन राज्यों के आदिवासियों के लिए यहाँ बहुत श्रद्धा है। A1 न्यूज के लिए जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी बीते साल नवंबर में 10 साल बाद मानगढ़ धाम आई, गुरु गोविंद की घूनी में शीश नवाया, आदिवासियों को नमन किया और मंच पर मौजूद 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय तीर्थ बनाने का रोड मैप तैयार करें। केंद्र सरकार भी मदद करेगी। लेकिन 14 मिनट के भाषण में खुद मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की घोषणा नहीं की। इससे मेवाड़ और वागड़ के आदिवासियों को निराशा हाथ लगी। आदिवासी मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। ऐसा इसलिए कि 17 नवंबर 1913 के दिन अंग्रेज हुकूमत ने मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर मौजूद 1500 लोगों को गोलियां बरसाई और उनको मौत के घाट उतार दिया। इस नरसंहार और हत्याकांड की याद में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। गहलोत सरकार ने 2 बार केंद्र को पत्र लिखा कि इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। इससे आदिवासियों का मान बढ़ेगा और उनका विकास होगा। लेकिन केंद्र ने आज तक उसकी अनसुनी की है। मोदी यहां आए लेकिन उन्होंने आदिवासियों के हक में कोई घोषणा नहीं करी। राजस्थान सहित 4 राज्यों के आदिवासियों के तीर्थ मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा नहीं मिलने से मेवाड़ और वागड़ के आदिवासियों को निराशा हाथ लगी। आदिवासी नेताओं का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा नहीं दिला पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के अंतिम समय तक उन्हें भरोसा था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा मिलेगा, लेकिन भाषण खत्म होने पर जनसभा में शामिल लोगों में खलबली मच गई। उदयपुर से गए आदिवासी नेता, वागड़ के नेता सहित कई लोगों ने कहा था कि मानगढ़ धाम को जिस सम्मान से नवाजे जाने की जरूरत है वह अभी बाकी है। हालांकि भाजपा नेता यह कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर मानगढ़ धाम को लेकर योजना बनाए। इसमें केंद्र सरकार अवश्य मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय तीर्थ घोषित करने की राह अभी भी खुली है। अभी यहाँ मानगढ़ धाम के संपूर्ण विकास की चर्चा भी हुई है। मानगढ़ धाम के भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। इसके लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम दौरे में यहां की नई तस्वीर बनाने के लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जिम्मेदारी सौंपी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चारों राज्य विस्तृत चर्चा करें, इससे गोविंद गुरु के इस धाम को दुनिया में नई पहचान मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आदिवासी समाज के बलिदानों का ऋणी है। प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं को आदिवासी ने सहेजा है। चारों राज्य और सरकारों से आग्रह है कि इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें, एक रोड मैप तैयार करें, ताकि गोविंद गुरु जी का स्मृति स्थल भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। गोविंद गुरु किसी रियासत के राजा नहीं थे। गुरु ने आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका तो अपने समाज की बुराइयों के प्रति भी लड़ाई लड़ी। यही कारण है कि उनकी धुनी के रूप में आज भी वह मानगढ़ धाम में प्रज्वलित हैं। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सांझी विरासत है। हम सभी आदिवासियों के कर्जदार हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आदिवासियों के सपनों को साकार करें और इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करें। इससे गुरु गोविंद गिरी की यह धरा देश दुनिया में अपनी पहचान कायम कर सकेगी। A1 न्यूज के लिए बांसवाड़ा से किशन सेन और जयपुर से कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ प्रोड्यूसर राजेंद्र रावत और दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।